यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रिवीजन क्लास है चैप्टर 3 कविता के बहाने। ठीक है, इसके कवि कुंवर नारायण है और कविता के बहाने से जो ये कविता लिखी है कुंवर नारायण ने, इन्होंने क्या किया इसके अंदर कि जो कविता की असीम संभावनाएं हैं उन पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। पहले हम क्या कहेंगे कि कवि जो है कविता में अपने विचारों और अपनी भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से उड़ान भरता है। आई बात समझ में? क्या कहेंगे हम, या फिर हम ऐसे भी कहेंगे कि जो कविता है वो कवि के विचारों की, उसके मनोभावों की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी गई उड़ान है। ठीक है, ध्यान रखना कविता की उड़ान क्या है। ठीक है, कविता की उड़ान हम किसको कहेंगे? कवि के विचारों, उसके भावों की कल्पना के पंखों के सहारे या सहायता से भरी गई उड़ान जो है वो कविता है। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। ठीक है, यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिस प्रकार जो चिड़िया है वो अपने पंखों के सहारे आकाश में उड़ती है। ठीक है, और कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, मतलब कवि जो चिड़िया है उसके उड़ान की एक सीमा होती है। एक मिनट बच्चे ऐड कर लूं। और एक पूरा नहीं क्या ठीक है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार चिड़िया जो है वो अपने पंखों के सहारे उड़ती है, उसी प्रकार जो कवि है वो भी क्या करता है, अपनी कल्पना के पंखों के सहारे उड़ान भरता है। ठीक है, लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन जो चिड़िया है उसके उड़ान की एक सीमा होती है और जो कविता है उसकी जो उड़ान है वो असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम और अनंत होती है। उस पर देश का, उस पर काल मतलब समय, देश का और काल का कोई बंधन नहीं होता है और वो हर देश में, हर काल में सभी लोगों को प्रभावित करती है। आई बात समझ में? फिर आगे कह रहा है कि बाहर भीतर, इस घर उस घर। चिड़िया जब उड़ती है तो वो क्या करती है, एक घर के अंदर या बाहर या एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है, लेकिन कविता की जो उड़ान है वो अनंत होती है, असीमित होती है। फिर आगे कह रहे हैं कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। और कविता जब अपने कल्पना के पंखों से उड़ती है, ठीक है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने मतलब कविता जब अपने कल्पना के पंखों से उड़ती है तो वो हर देश में, हर समय में सभी लोगों को प्रभावित करती है और कविता की असीमित विस्तार वाली उड़ान की तुलना चिड़िया क्या जाने मतलब चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो कवि है वो चिड़िया के बहाने, गीतेश, अच्छा, और कविता के उड़ान की बाहर भीतर तक की कोई सीमा नहीं होती, वो असीमित होती है। इस प्रकार कविता की असीमित विस्तार वाली उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान के साथ नहीं की जा सकती। आई बात समझ में सबके? ये वाली आगे है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि यहाँ पर कह रहा है कि फूल भी खिलता है और कविता भी खिलती है। कविता खिलती मतलब कविता विकसित होती है। ठीक है, वो पूर्ण होती है। आई बात समझ में? तो कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि फूल भी खिलते हैं और
कविता भी खिलती है, लेकिन कविता के खिलने की जो तुलना है, ये ना कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता के खिलने की तुलना फूल के खिलने से नहीं की जा सकती। कैसे कि बाहर भीतर इस घर उस घर मतलब फूल जब खिलता है तो जो उसकी महक होती है, जो उसकी सुगंध होती है, वो क्या होती है, एक घर के बाहर भीतर या एक घर से दूसरे घर, मतलब जो वो महक है, जो वो सुगंध है, वो सिर्फ उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही फैलती है। लेकिन जो कविता का जो प्रभाव है वो क्या है, सरस रहता है, अनंत काल तक रहता है। ठीक है, क्या कहेंगे हम कि कविता का जो सरस प्रभाव है वो अनंत काल तक रहता है। ठीक है, उसका सरस प्रभाव जो है वो सिर्फ एक या दो घर या किसी घर के बाहर भीतर तक ही नहीं रहता, बल्कि वो संपूर्ण विश्व में फैलता है। फिर आगे कह रहे हैं कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल जो है कुछ दिनों के बाद मुरझा जाता है और जो उसकी सुगंध है, जो उसकी महक है, वो भी नष्ट हो जाती है। लेकिन कविता का जो रसात्मक आनंद है, रसात्मक मतलब रस देने वाला, ठीक है, तो जो कविता का जो रसात्मक आनंद है वो अनंत काल तक लोगों को प्रभावित करता है और कविता जो है वो कभी मुरझाती नहीं है, वो सदैव ताजगी से युक्त रहती है। फूल क्या जाने, इसलिए कविता के खिलने की तुलना और फूल के खिलने की तुलना नहीं की जा सकती। तो इसमें कवि ने क्या किया है, कवि ने कविता को अजर अमर बताया है। ठीक है, ये संदेश दिया है कि कविता जो है कभी मुरझाती नहीं है, यानी कि कविता का सरस, मुरझाना मतलब कविता का जो सरस प्रभाव है वो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यहाँ पर कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। क्या कहेंगे हम, पहले लाइन का अर्थ क्या है कि प्रस्तुत पद्य में कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। बाहर भीतर उस यह घर वह घर, जो बच्चे हैं, ठीक है, वो मतलब किसी घर में बाहर या भीतर, या फिर यह घर वह घर मतलब एक घर से दूसरे घर में बिना किसी रोक टोक के खेलते हैं। ठीक है, उन पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती और ना वो किसी रोक टोक को मानते हैं। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, और बच्चे ही घरों के आपसी भेदभावों को मिटाकर, घरों की आपसी दूरियों को मिटाकर उनमें सच्ची एकता पैदा करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये तो बच्चों के समान हो गया। इस प्रकार हम क्या कहेंगे आगे समझा के, इस प्रकार कवि ने भी कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। जिस प्रकार से बच्चे बेरोक टोक, ठीक है, जिस प्रकार से बच्चे जो है वो बेरोक टोक एक घर से दूसरे घर में खेलते हैं, उसी प्रकार जो कवि है, कवि पहले तो क्या करता है, अपनी कल्पना से विचारों और मनोभावों के साथ खेल खेलता है। ठीक है, और जो इस विचारों और मनोभाव को मतलब कल्पना के सहारे उनसे खेल खेलता है। और फिर क्या होता है कि जो वो कविता जब उसकी पूरी होती है तो वो सभी पाठकों को और सभी श्रोताओं को प्रभावित करती है, हर देश में हर काल में प्रभावित करती है, और आपसी दूरियां मिटाकर वास्तविक जो एकता है वो भी कविता ही लाती है। आई बात समझ में? जिस प्रकार जो बच्चे हैं वो बिना किसी भेदभाव के एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, तो कविता जो है वो भी बिना किसी पक्षपात के एक घर से दूसरे घर में जाती है, एक देश से दूसरे देश में जाती है, एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों को समझने का अवसर देती है। कविता के माध्यम से जो लोग हैं वो एक दूसरे को समझते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, उनके मनोभावों को जानते हैं। और जो कविता है वो क्या करती है, वो भी देशों की, समाजों की आपसी दूरियां मिटाकर उनमें वास्तविक एकता, उनमें सच्ची एकता पैदा करने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो इस प्रकार कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। चिड़िया के बहाने चिड़िया की उड़ान के समान नहीं बताया, फूलों के खिलने के समान नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, बताओ जरा। चिड़िया की उड़ान के समान क्यों नहीं बताया कवि ने कविता को? क्योंकि मैम चिड़िया की उड़ान सिर्फ एक सीमित होती है और जो कविता की उड़ान होती है वो असीमित होती है। और इसी प्रकार फूलों का खिलना भी एक सीमित ही होता है, वो बाद में मुरझा जाते हैं एक समय के बाद में, लेकिन कविता हमेशा विकसित होती रहती है, वो कभी मुरझाती नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी कि कविता, जो चिड़िया है वो क्या होती है, अपने पंखों की सहायता से उड़ती है, और कविता
कल्पना के पंखों की सहायता से उड़ती है। लेकिन चिड़िया क्या है, अगर मान लो अंतर पूछ लिया जाए आपसे कि कविता की उड़ान में चिड़िया की उड़ान में क्या तुलना है, पहला अंतर तो ये हो जाएगा कि चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, तो कविता अपनी कल्पना के पंखों के सहारे उड़ती है। ठीक है, चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है। ठीक है, चिड़िया की उड़ान का एक अंत निश्चित है कि वो बस यहाँ से लेकर यहाँ तक ही उड़ सकती है, लेकिन कविता अनंत होती है। आई बात समझ में? ठीक है, वो अनंत होती है। चिड़िया की उड़ान पर देश और काल का बंधन होता है। चिड़िया एक समय तक ही उड़ पाएगी, एक देश में कुछ क्षेत्र तक, कुछ जगह तक ही, कुछ स्थानों तक ही उड़ पाएगी। लेकिन कविता क्या है, कविता पर देश और काल का कोई बंधन नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार हम फूल की तुलना और कविता की तुलना कर सकते हैं, आराम से दोनों में अंतर बता सकते हैं। पूछ लिया जाए भाई फूल में फूल के खिलने और कविता के खिलने में क्या अंतर है, ठीक है, तो बता सकते हो सब लोग? यस मैम। है ना? कविता को किसके समान बताया गया है ये भी बता सकते हो आराम से? कोई दिक्कत है किसी को? नो। कविता किसके समान है? बच्चों के खेल के समान। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एक घर से दूसरे घर में बेरोक टोक जाते हैं, उसी प्रकार जो कविता है वो भी बेरोक टोक बिना किसी पक्षपात के, यानी कि जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, निष्पक्ष भाव से, उनमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता है। उसी प्रकार कविता में भी किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के वो एक घर से दूसरे घर में जाती है, एक देश से दूसरे देश में जाती है। ठीक है, तो बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। बच्चे भी क्या करते हैं, लोगों के आपसी भेदभाव को मिटाते हैं, आपसी शत्रुता है उसको खत्म करते हैं। उसी प्रकार कविता भी लोगों के, देशों के भेदभाव को मिटाती है, समाजों के भेदभाव को मिटाती है, उनकी दूरियां मिटाती है और उनमें सच्ची एकता पैदा करती है। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन है, बाकी आप लोग पढ़ना। ठीक है, बाय बाय मैम। बाय।